किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। 50% से ज्यादा क्षति वालों को मिलेगा मुआवजा। किसान और व्यवसायियों के बीच कड़ी बने सीमैप। किसानों के लिए मुसीबत बनी बारिश। लॉटरी से मिलेंगे सोलर पंप। किसानों को लाभ पहुंचाने व गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए कार्यशाला। और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए योजना तैयार करने में जुटा विभाग। और अब कृषि समाचार विस्तार से। बिगड़े मौसम के कारण बेहाल किसानों को तत्काल राहत देने के निर्देश देते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से नुकसान का आकलन कराने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य सचिव व कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी क्षति का आकलन पर रिपोर्ट जल्द से जल्द राहत आयुक्त को उपलब्ध कराए। 50% से अधिक फसल क्षति होने पर लघु एवं सीमांत किसानों को असिंचित क्षेत्र में 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर व सिंचित क्षेत्र में 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर धनराशि तत्काल किसानों को उपलब्ध कराई जाए। अधिकतम 1 हेक्टेयर तक के लघु एवं सीमांत किसानों से भिन्न किसानों को भी धनराशि 50% से अधिक फसल क्षति होने पर तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। किसान और व्यवसायियों के बीच सीमैप को एक कड़ी बनकर कार्य करना चाहिए। ये बात CDRI के पूर्व निदेशक ने विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि सीमैप को कड़ी बनकर उद्योगपतियों को अच्छा माल व किसानों को अधिक कीमत दिलाने का कार्य करना चाहिए। हर्बल मेडिसिन और मॉलिक्यूलर फार्मिंग विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को विश्व स्तर पर बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख औषधि पौधों की कृषि के विकास पर जोर भी देना चाहिए। बेमौसम हुई बरसात ने किसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बारिश की वजह से गेहूं, आलू और दलहनी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार दलहनी फसलें मसूर, चना, मटर, सरसों आदि फ्लावरिंग स्टेज पर हैं और इस समय इन फसलों पर पानी गिरने से फूल झड़ जाएंगे। साथ ही ह्यूमिडिटी बढ़ने से फसलों में रोग लगने की पूरी संभावना है। आम के पेड़ों में लगे बौर के लिए भी बारिश नुकसानदेह है। विशेषज्ञों के अनुसार खराब मौसम की वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसलें खेतों में गिर गई हैं। तेज हवा से उन किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है जिन्होंने मौसम बिगड़ने से पहले गेहूं की सिंचाई कर दी थी, लेकिन जहां गेहूं में अभी बाली नहीं फूटी है उनमें नुकसान की संभावना कम है। सोलर फोटो पंप योजना के तहत किसानों को लॉटरी पद्धति से अनुदान वाले पंपों को वितरित किया जाएगा। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई सोलर फोटो वोल्टाइक योजना के तहत 1,800 वॉट वाले सरफेस सोलर पंप के मूल्य का 75% अनुदान दिया जाएगा। किसान अंश के रूप में 60,275 रुपये जमा होंगे। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने तथा गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग एवं भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश में गेहूं उत्पादन लगभग 340 लाख टन को देखते हुए विगत 2 रबी विपणन वर्षों में किसानों से हो रही गेहूं खरीद में भारी गिरावट तथा इसके कारणों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई तथा आगामी रबी विपणन वर्ष में गेहूं की बम्पर पैदावार लगभग 380 लाख टन को देखते हुए खरीद बढ़ाने संबंधी सुझावों पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे तथा मझोले किसानों को भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश सरकार ने मत्स्य उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि तथा मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि हेतु मत्स्य नर्सरी एवं तालाब प्रबंधन योजना में सक्रियता लाने की पहल की है। इस योजना के तहत स्पान से फ्राई 1 हेक्टेयर नर्सरी स्थापित करने के लिए परियोजना अंश के रूप में लाभार्थी को 2,49,866 रुपये पहले चरण में तथा 35,078 रुपये द्वितीय चरण हेतु सुलभ कराया जाएगा। इस परियोजना से लाभार्थी को प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 3,29,535 रुपये की आय होगी। इसके अतिरिक्त फ्राई से फिंगरलिंग 1 हेक्टेयर नर्सरी तालाब स्थापित करने में लाभार्थी को इस परियोजना से 4,80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और फिंगरलिंग 1 हेक्टेयर तालाब स्थापित करने में लाभार्थी को 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की आय होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार मत्स्य बीजों हैचरियों के निर्माण के लिए मत्स्य पालकों को बढ़ावा भी दे रही है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की।
इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि कीटों की संख्या अधिक हो तो नियंत्रण के लिए सब्जियों में इमिडाक्लोप्रिड की 0.25 से 0.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से सब्जियों की तुड़ाई के बाद छिड़काव करें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें। बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण पर विशेष ध्यान दें। मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुवाई हेतु किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करें। मूंग की उन्नत प्रजातियां हैं पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32। उड़द की उन्नत प्रजातियां हैं पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1। बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फॉस्फोरस सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचार करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि भिंडी की A4 परबनी क्रांति, अर्का, अनामिका आदि किस्मों की बुआई शुरू करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 का छिड़काव करें। पीला रतुआ के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर रोग का फैलाव नहीं होता। भूरा रतुआ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नमी युक्त जलवायु आवश्यक है। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। बैगन की फसल को प्ररोह और फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए सलाह है कि गेंदे की तैयार पौध की रोपाई करें तथा ग्रीष्म ऋतु के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1370 रुपए, शाहजहांपुर में 1345 रुपए, फैजाबाद में 1320 रुपए, हरदोई में 1380 रुपए और गोंडा में 1330 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2100 रुपए, शाहजहांपुर में 2060 रुपए, फैजाबाद में 2085 रुपए, हरदोई में 2180 रुपए और गोंडा में 2030 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1550 रुपए, शाहजहांपुर में 1470 रुपए, फैजाबाद में 1540 रुपए, हरदोई में 1450 रुपए और गोंडा में 1515 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5640 रुपए, शाहजहांपुर में 5150 रुपए, फैजाबाद में 5785 रुपए, हरदोई में 6100 रुपए और गोंडा में 5950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ की बात करें तो विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। शाहजहांपुर में 2320 रुपए, फैजाबाद में 3075 रुपए, हरदोई में 2480 रुपए और गोंडा में 3065 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 600 रुपए, शाहजहांपुर में 450 रुपए, फैजाबाद में 680 रुपए, हरदोई में 585 रुपए और गोंडा में 580 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1300 रुपए, शाहजहांपुर में 1060 रुपए, फैजाबाद में 1010 रुपए, हरदोई में 1290 रुपए और गोंडा में 1010 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1625 रुपए, शाहजहांपुर में 1300 रुपए, फैजाबाद में 1510 रुपए, हरदोई में 1690 रुपए और गोंडा में 1525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैगन की बात करें तो बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा।
लखनऊ में 1325 रुपए, फैजाबाद में 980 रुपए और गोंडा में 950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात हरी मटर की हो तो हरी मटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1500 रुपए, शाहजहांपुर में 1400 रुपए और फैजाबाद में 2300 रुपए प्रति क्विंटल बिका। गोभी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1000 रुपए, शाहजहांपुर में 580 रुपए और फैजाबाद में 680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों में क्या सामयिक कार्य किए जाएं। दो मुख्यतः बातें ध्यान में रखने वाली हैं किसान भाइयों की। कुछ कद्दू वर्गीय सब्जियां तो फलत की स्थिति में हैं और कुछ कद्दू वर्गीय सब्जियों की अभी भी हम बुआई कर सकते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सिंचाई की व्यवस्था कैसे करनी है, उर्वरक का प्रबंधन कैसे करना है, अगर छोटी छोटी बातें का ध्यान रखते हैं तो एक बेहतर उत्पादन हम अपने खेतों में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से वैज्ञानिक डॉक्टर शिवपूजन सिंह जी।
होगी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई तरफ से जानना चाहता हूं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ फलत की स्थिति में, फूलन की स्थिति में है और कुछ की भी बुआई कर सकते हैं, तो इन दोनों से तो कौन कौन सब्जियां हैं और किस तरह से हम ध्यान रखें? किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि जो बेमौसमी खेती होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने दीपावली के आसपास लगी हुई है। नदियों के किनारे भी लगी हुई है, मैदानी भागों में भी किसान भाई लगाते हैं। और ये सब्जियां कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी, कोहड़ा, तोरई, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, तमाम सब्जियां जो हैं इस समय या तो फूल में या तो फलत में भी आ गई हैं। उनके लिए सबसे बड़े ध्यान देने वाली चीज़ है कि किसान भाई पुरानी और बीमारी लगी हुई पत्तियों को तोड़ के फेंक दें उसको, जिससे पौधे को अच्छी खुराक मिल सके जो उतना पौधा ले रहा है पौधा। अगर किसान भाई उस उर्वरक और गोबर की खाद नहीं डालें तो उसको भी भरपूर मात्रा में पौधे के बगल से, जड़ के थोड़ा से दूर से डालें। और उसमें कुछ बीमारियां, विशेष करके दो बीमारियां लग रही हैं। उसमें एक तो है डाउनी मिल्ड्यू, जिसमें पत्ती भूरी हो जाती फिर बाद में पीली पड़ के पूरा मर जाती है। इसके लिए किसान भाई ब्लाइटॉक्स 50 WP या एंडोफिलियम 45 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें और ये साप्ताहिक छिड़काव करें, जिससे इस बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा। एक दूसरी बीमारी है, विशेष करके आजकल बारिश जो हुई है, अगर नहीं हुई तो उसकी शुरुआत हो सकती है। उसको कहते हैं सफ़ेद चुरली रोग या पाउडरी मिल्ड्यू जिसको कहते हैं। इसमें पत्तियों की दोनों ऊपरी और नीचे दोनों सतह पर सफ़ेद गोल गोल धब्बे बनते हैं। उसके नियंत्रण के लिए कैराथेन या कैलेक्सिन 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के 10 दिन के अंतराल पर किसान भाई छिड़काव करें। और अगर ये बीमारी केवल लौकी में लगी है तो लौकी में सल्फेक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, क्योंकि इसका सल्फेक्स का केवल लौकी में छिड़काव करें और कद्दू वर्गीय सब्जियों में न करें, क्योंकि उनको पौधा मर जाता है, उसको नहीं छिड़काव करना चाहिए। तो ये 3 प्रमुख बीमारियां जो है, ये डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज बीमारी है। तो जैसे डाउनी मिल्ड्यू ठीक होती है ब्लाइटॉक्स 50 WP से या एंडोफिलियम 45 डाइथेनियम 45 से ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। एक बीमारी और लगती है जिसको उकठा रोग कहते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट है। ये मतलब इस रोग का निदान होता नहीं। अगर किसान भाई लगाए हैं तो उसको बेवेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके ड्रेंचिंग पौधे के आसपास उसे पानी में उसको डाल दें, उसकी सिंचाई कर दें, जिससे थोड़ा बहुत नियंत्रण हो सकता है। बाकी से नियंत्रण इसके लिए अवरोधी प्रजाति लगाएं। फ्यूजेरियम विल्ट के लिए ये विशेष करके लौकी में नरेंद्र रश्मि एक रोग फ्यूजेरियम विल्ट के लिए या उकठा रोग के लिए अवरोधी प्रजाति है। और इसके साथ ही साथ अब फल आ रहा है इन फसलों में, नदी के किनारे हों चाहे मैदानी भागों में हो, तो फल का एक रूप तोड़ाई करें और सही आकार का, बहुत बड़े न फल होने दें। समय पर छोटे एक रूप फलों को तोड़ते रहते हैं किसान भाई, तो उसमें आगे और अच्छे फल आते हैं, पैदावार अच्छी मिलती है। और ऐसी ही स्थिति में अभी कुछ ऐसा है जो अभी 15-20 दिन 1 महीने पहले लगाई गई हैं कद्दू वर्गीय, तमाम कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं जो अगेती किसान भाई लगाए हैं। उसमें कुछ मतलब कीट लग रहे हैं, जैसे लाल कद्दू भृंग है, वो काला धब्बेदार कीड़ा है, उसमें काले धब्बे और लाल रंग का कीड़ा होता है, वो पत्तियों को काट चाट करके ख़त्म करता है। उसके नियंत्रण के लिए फेनवेलरेट 20 EC 0.75 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें तो इस कीट का नियंत्रण होता है। और दूसरा एक कीट जो छोटे भूरे रंग का होता है, जो दिखाई नहीं देता, इसका नुकसान जब होता पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो पता चलता है कि ये पौधा मतलब कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वो नुकसान, पत्तियां मुड़ी है। बीमारी नहीं है, ये कीड़ा है, इसको थ्रिप्स कहते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिला के किसान भाई छिड़काव करें। केवल लौकी में एक ऐसा कीट लगता है जो हल्के हरे रंग का होता है और सबसे कोमल पत्तियों के ऊपर लगता है। ये लौकी अगर 15-20 दिन की या 25 दिन की हो गई है तो इसमें सबसे ऊपर कीड़ा लगता है और इसको पत्तियों को काट करके उसका रस चूस करके छलनी बना देता। तो उसके नियंत्रण के लिए भी इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 2-3 छिड़काव में ये कीट भी मतलब नियंत्रित हो जाता है। अगर किसी मैदानी भागों में कद्दू वर्गीय सब्जियां आलू या किसी अन्य सब्जी के साथ लगी हुई हैं तो
अब जल्दी से जल्दी आलू की खुदाई कर लें, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, ये पौधे बढ़ेंगे, जिससे उन पौधों को बढ़ने के लिए मौका मिले। अगर इसमें फर्टिलाइजर या उर्वरक किसान भाई नहीं डाले हैं तो इसमें उर्वरक और गोबर की खाद भी बगल के से पौधों के मतलब थोड़े से दूरी पर 15-20 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अभी भी किसान भाई उसमें डाल सकते हैं, जिससे मतलब पौधे अच्छी पैदावार देंगे, बढ़वार अच्छी होगी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ है और आलू की खुदाई लगभग चल भी रही है, जैसे आपने भी कहा कि अगर कद्दू वाली सब्जियों की अगर और अच्छी हिफाजत करनी है तो आलू खुदाई कर दें, जल्दी करें। जो बारिश अचानक हुई है, क्या इसका असर पड़ेगा खेती पर? इसका प्रभाव तो नुकसान जहां मतलब जैसे जो फसल जैसे तैयार हो गई है और खेत में अभी नमी आ गई है और अभी जल्दी नहीं किसान भाई खोद पाएंगे तो उस पर पैदावार का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कद्दू वर्गीय सब्जियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बस खाली हमने ये बताया कि सफेद चुनरिल रोग जो है वह आ सकती है बीमारी, उसके लिए हमने नियंत्रण भी बता दिया। यानी मौसम के परिवर्तन से बीमारी लगने का खतरा बढ़ता है। और तीसरी स्थिति जो है, अभी किसान ये समय सबसे मतलब उपयुक्त है जिसमें ज्यादातर कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाई जाती हैं। मार्च का प्रथम सप्ताह है, इसमें सभी सब्जियां मतलब जितनी भी हैं सारी परवल को छोड़ करके ज्यादातर सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो इसके लिए ढंग से किसान भाई खेत की तैयारी करें, उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग करें, और विशेष करके जैसे हम लौकी की बात डॉक्टर साहब शुरुआत से बात जान ही लेते हैं, जब जो लगाई जा सकती है, जो कि प्रथम सप्ताह चल रहा है तो ऐसे में लगाई जा सकती है, तो अगर लगाना है तो खेत की तैयारी किस तरीके से करे किसान भाई? ढंग से मतलब इसकी अच्छे तरीके से जुताई कर लें, पाटा चला के मिट्टी को भुरभुरी कर लें, और उसके बाद बुआई नाली में कतार से कतार पे करें। और बड़ी जो फैलने वाली सब्जियां हैं जैसे लौकी है, तोरई है, कोहड़ा है, इसकी कतार से कतार की दूरी 3 मीटर रखें, और बीज से बीज की बुआई के लिए 15 सेंटीमीटर के लगभग रखें, जो कि फिर बाद में पौधों को उखाड़ कर बिरलीकरण करके 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी कर दें, अर्थात कि कतार से कतार की दूरी 3 मीटर और पौध से पौध की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसमें बुआई के समय ध्यान देते हैं कि नाली के एक किनारे पर इसका बुआई करते हैं, लगभग 3 सेंटीमीटर गहराई में बीज का मुंह ऊपर करके बोते हैं, तो जल्दी 1-2 दिन पहले जमा हो जाता है। और सिंचाई के लिए जो विशेष करके जब नाली बनी हुई है, ये नाली की गहराई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। सिंचाई के लिए जो बुआई के तुरंत, चाहे नमी खेत में हो चाहे न हो, बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें, और सिंचाई नाली के करार के ऊपर न चढ़ने पाए, जिससे पानी बीज के ऊपर न जाए। इससे ऐसा होता है जब पानी ऊपर चला जाता है, बीज के ऊपर चला जाता है, बीज जमा नहीं है तो पपड़ी पड़ती है, जिससे बीज जमता नहीं है, और अगर जहाँ बीज नहीं पानी पाता है वहाँ भी जमाव नहीं होता है। तो पहली सिंचाई बुआई के उस दूसरे दिन या उसी दिन, और दूसरी और तीसरी सिंचाई 2 दिन के अंतराल पर कर दें, जिससे समान रूप से एक रूप जमा हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है। और उर्वरक का प्रबंधन करना? अच्छा, उर्वरक के लिए जो उर्वरक डालना है उसके लिए 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद, वो भी पूरा खेत में नहीं फैलाएंगे। जहां बुआई होती है, बुआई जहां बीज बोया जाना है वहां लगभग 2 फीट की दूरी में ढंग से मिलाते हैं। और फास्फोरस जो है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास जो है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की मात्रा जो है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। और नत्रजन के लिए जैसे यूरिया डाल रहे हैं तो उसकी यूरिया की आधी मात्रा जो है बुआई के समय प्रयोग करेंगे, और बाकी शेष मात्रा जो है 2 खुराक में डालते हैं। पहला तो दो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, एक पहला तो जब अर्धिंग पौधे को मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय प्रयोग करते हैं, और फिर जब फूल आने को होता है सब्जियों में उस समय मतलब उसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं। उर्वरक प्रबंधन और सिंचाई का प्रबंधन निरंतर करते रहे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन किसान भाई को प्राप्त होगा। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हल सिर्फ एक ही है कि हम समय अनुसार खेत का निरीक्षण करते रहें। जब हमें पानी की ज़रूरत है हम फसल को दें, जब हमें उर्वरक की ज़रूरत है हम फसल को दें, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर उत्पादन हम प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी विभिन्न जानकारियाँ समय समय पर लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।